हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख रही हूँ क्योंकि मेरे को फेसबुक लाइव जो है रिस्ट्रिक्शन ऐसा बार कर दिया गया है फेसबुक से। और आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द स्क्रीन। You can see my Facebook account and you can see account warning. Only you can see this. So I have been restricted of going live on Facebook. See, you have been temporarily blocked from performing this action. If you think that this does not go against our community standards, let us know. And मैं बहुत बार रिपोर्ट कर चुकी हूँ। मेरी कोई भी अभी तक जो भी वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं लाइव, वो अभी तक सेंसर नहीं हुई हैं। They have not given me any reason. एंड लेटेस्ट मैंने जो वीडियोस पोस्ट की थी लाइव, वो ये पोस्ट की थी कि उत्तराखंड में एक सुसाइड हुआ। उस सुसाइड के बाद जो है उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट, जब स्वैब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया, तो उसको भी कोविड-19 डेथ में क्यों काउंट किया गया। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक 17 साल के युवक एवं एक 42 साल के युवक की मृत्यु हुई थी। तो रोड एक्सीडेंट के बाद जब डेड बॉडीज का कोविड-19 टेस्ट जो है स्वैब टेस्ट किया गया, तो वो भी जो है पॉजिटिव आया, तो उसको भी कोविड-19 डेथ में चढ़ा दिया गया। एवं एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक लेबरर की मृत्यु जो है ऊपर से गिर जाने से हुई एवं डेड बॉडी का टेस्ट किया गया, तो स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आया और उसको भी उन्होंने कोविड-19 डेथ में गिन लिया। तो मैंने कुछ वीडियोस ऐसे लाइव पोस्ट की थी, लेकिन मेरी कोई भी वीडियो सेंसर नहीं की है, लेकिन फिर भी मुझे लाइव आने को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। खैर, मैंने फेसबुक पे आप सबसे शेयर किया था अपना यूट्यूब चैनल का लिंक, और मैंने बताया था आपको कि मैं इसमें आज लाइव आके ये शेयर करूँगी कि कोरोनिल जो कि पतंजलि के द्वारा निर्मित औषधि है, जिसमें कि पतंजलि ने दावा किया था कि इससे कोरोना का इलाज संभव है एवं क्लिनिकल ट्रायल्स का भी उन्होंने जिक्र किया था, परंतु आयुष मिनिस्ट्री ने उस पर रोक लगा दी। एवं अब जब दोबारा उसे मान्यता दी है तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मान्यता दी है, कोरोना वायरस के दवाई के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ऐसा बोला गया है कि यदि पतंजलि ये प्रचार करती है कि कोरोनिल कोविड के अगेंस्ट एक दवा है, तो उस पर केस किया जा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। मैं आपसे वो न्यूज़ शेयर करती हूँ। ये न्यूज़ है। Don't mislead people on coronel, Minister warns Patanjali। ये 3 जुलाई की न्यूज़ है। The coronel drug manufactured by Yoga Guru Ramdev Patanjali Ayurved Limited does not cure COVID-19. Maharashtra FDA Minister Rajendra Singhne said on Friday and warned of action if the firm confuses the people of the state, claiming otherwise. And you can see here the coronavirus cannot be treated using coronal drug brought in by Patanjali. Action will be taken with the help of Home Department under the Act of Patanjali creates confusion among people or misleads the people claiming the drug cures coronavirus COVID-19. An official statement quoted Singhne as saying,
Signe noted that the Union Ayush Ministry too has clarified that Patanjali can sell Coronil but only as immunity booster. So read this line again. Shigne noted that the Union Ayush Ministry too has clarified that Patanjali can sell Coronil but only as immunity booster. तो यू हैव सीन दैट कि पतंजलि को परमिशन मिली है इसे बेचने की, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, ना कि कोरोनल की दवा के तौर पे। तो हम यहाँ ये बात नहीं करना चाहते हैं कि भाई पतंजलि ने कुछ गलत किया, ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया। बात ये है कि उसको परमिशन क्यों नहीं मिली। तो मैं आप लोगों के समक्ष एक फैक्ट रखना चाहती हूँ। हमारी टीम के द्वारा एक आरटीआई लगाया गया था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वेस्टर्न ट्रीटमेंट ना चूज करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सिद्धा या यूनानी ट्रीटमेंट और कोई भी अल्टरनेट पैथी, नेचुरोपैथी चूज करना चाहता है जिसमें उसका विश्वास है, तो क्या उसे करने दिया जाएगा या उसे वेस्टर्न मेडिसिन यूज करने के लिए ही बाध्य किया जाएगा। तो इसका रिप्लाई आया कि क्योंकि ये पैंडेमिक है, तो इस पैंडेमिक के दौरान पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ही चॉइस होगी, वेस्टर्न मेडिसिन। वह अपने इच्छा अनुसार कोई और ट्रीटमेंट चूज नहीं कर सकता। तो आज जो आप आयुष काढ़ा एवं अन्य प्रकार के जो संशमनी वटी, गोजीवा दिक्वा, जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, गिलोय, तुलसी या होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम, ऑसिमम सैंटम, ये जो मदर टिंचर्स यूज करने की गाइडलाइंस हैं, वो सिर्फ एक एड ऑन ट्रीटमेंट है, मतलब कि एड ऑन टू द कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट। और मेरी बात को साबित करने के लिए मैं आपको वो प्रूफ दिखा सकती हूँ, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। So this is the screen, I'm zooming it. This is the RTI reply. You may see here, I think it is blurred, but I'm reading it. If a COVID-19 positive patient with his own free will decides to choose Ayurveda or homeopathy or Unani treatment and decides not to go for traditional allopathy treatment, will he be allowed to choose that? If not, what are the basis for that? Then the reply to point number 4 is, individuals have limited options as coronavirus has been declared pandemic. A patient may infect other in community, so he is not allowed any other option than modern medicine. So is this clear to you all that in the RTI reply it has been stated that कि हमारा जो right to choose of treatment है वो कर दिया गया है, जबकि आज तक कभी ऐसा नहीं था कि चाहे स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस भी जब कर्व करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था, तो भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पेशेंट के पास थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन अब जो है, यू विल बी पेनलाइज्ड इफ यू विल नॉट गेट टेस्टेड, यू विल बी पेनलाइज्ड इफ यू विल नॉट वियर द मास्क, यू विल बी पेनलाइज्ड if you will not get treated according to their guidelines. तो इस गाइडलाइन के हिसाब से the only treatment is the western medicine treatment. और जो आयुष गाइडलाइंस में जो भी काढ़े वगैरह हैं और जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एड ऑन ट्रीटमेंट है। और ये बात भी मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू अगेन।
So these are the guidelines of Ministry of Ayush for Ayurveda practitioners for managing COVID-19. Fine. So I'm taking you there. So let me put on a search mode. Yes. So all the standing instructions issued by health authorities, Ministry of Health and Family Welfare, World Health Organization and state and local health authorities are to be adhered completely, and Ayurveda management may stand as add-on to the present contemporary line of management. So आपने देखा जो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को टू मैनेज द कोविड-19 पेशेंट्स, उसमें ये लिखा गया कि जितनी भी जो गाइडलाइंस हैं, जितने भी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हेल्थ अथॉरिटीज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से या स्टेट और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज से आए हैं, उनको जो है कम्प्लीटली एडहियर करना है। और आयुर्वेदा मैनेजमेंट जो सिर्फ एड ऑन ट्रीटमेंट होगा टू द प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी लाइन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो इस वक्त जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो इशूड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, उसके साथ ये सिर्फ एड ऑन ट्रीटमेंट होगा, वही मेन ट्रीटमेंट होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है, और वो है मॉडर्न मेडिसिन। You can read it again. All the standing instructions issued by health authorities, Ministry of Health and Family Welfare, World Health Organization and state and local health authorities are to be adhered completely, and Ayurveda management may stand as add on to the present contemporary line of management. I think this message is clear to all of you. So आप लोगों ने देख लिया कि ये जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का या होम्योपैथी भी या कोई भी ट्रीटमेंट, वो जो है सिर्फ एड ऑन ट्रीटमेंट होगा, मेन ट्रीटमेंट वेस्टर्न मेडिसिन ही होगा। ये आरटीआई रिप्लाई से भी और मैंने आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से भी आपको प्रूव करके दिखा दिया है। और इसके अलावा कोरोनल को आप कह रहे हैं कि इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्योर फॉर कोविड, इट शुड बी ओनली यूज्ड एज इम्यूनिटी बूस्टर। This is what I want to say. Was hydroxychloroquine a cure for COVID? या remdesivir a cure for COVID? अभी तक Western medicines में भी there is no cure for COVID. जबकि Ayurveda, which is the upang of Atharvaveda, which is our indigenous medicine, इसमें ज्वर के ऊपर ही पूरा चैप्टर है, काशवास के ऊपर पूरा चैप्टर है। अगर हम लोगों में जो हमारा जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके जो उसको मेडिसिन बेस्ड ना होके उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो किया जाता, तो आज ये पैंडेमिक 1 पैंडेमिक 2, कभी ये वायरस कभी वो वायरस, इसके चक्कर में पागल होने से बचा जा सकता था। लेकिन दुख की बात यह है कि आयुर्वेदा को उसके प्रिंसिपल्स के साथ एक्सेप्टेंस नहीं मिला है अभी तक, जो उसे मिलना चाहिए था। बिकॉज आयुर्वेदा में ना ही सिर्फ डायग्नोसिस करने का तरीका एक अलग तरीका है, बल्कि प्रीमॉनिटरी स्टेज में ही डिजीज को कैसे कर्व करना है वो भी निदान पंचक में पूर्व रोग की कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी में बताया गया है। और यही नहीं बल्कि आयुर्वेदा में किसी पैथोजन बेस्ड ट्रीटमेंट किया ही नहीं जाता है। आयुर्वेदा एक्चुअली ट्रीट्स द इंडिविजुअल। आयुर्वेदा में जो जनरल मेडिसिन से that is known as Kaya Chikitsa. Kaya means Agni, Kaya means body. So, Ayurveda focus on treating the Agni, treating the vitiated doshas, treating the Vikriti, treating the Stotas, treating the blockage. So it does not focus on pathogens. That is a different part. वो बहुत लंबा हो जाएगा if I will go on the principles of Ayurveda, managing diseases by applying the principles of Ayurveda. There's a different concept which I think that the government should take notice of, because Ayurveda is not medicine based actually, because one formula does not fit for all. This is according to Ayurveda. And in Ayurveda also there is a mention of word Janpadudvans, which means the epidemic. And the main characteristics जो उसमें बताया है महर्षि अग्निवेश ने, वो यही कहा है कि सभी मनुष्यों में प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होने पर भी, बिकॉज आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है,
तो भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकृति होने पे भी समान काल में समान प्रकार के लक्षण उत्पन्न करने वाली ऐसी व्याधि जिससे जनपद के जनपद विनाश हो जाते हैं, उसे जनपद ध्वंस बोलते हैं। समान काला समान लिंगाश्च जनपद उद्विनश्यन्ति, ये डेफिनेशन जो है जनपद ध्वंस की आयुर्वेद ने दी है। तो यहाँ पे आयुर्वेद अनुसार तो समान काल में समान लक्षण तो दिखाई ही नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल तो आर एसिम्प्टोमेटिक एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिकवर इवन विदाउट ट्रीटमेंट। एंड अगर इसको आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता तो इसको प्रीमोनिटरी स्टेज में ही इसको कर्व किया जा सकता था। एंड रिगार्डिंग modern treatment, I must say there is no treatment as of now for COVID-19 in Western medicines, not for only COVID-19 but I must say कि किसी भी वायरस के लिए अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वेस्टर्न मेडिसिन में नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपैशनेट यूज ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग्स जो है ये ड्राफ्ट 5 जून को मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है पब्लिश किया था ई गेजेट ऑफ इंडिया में। एंड इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी डिजीज जो कि बहुत लीगल होती है उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल से दी जा सकती है। जैसे फ्लाविपिराविर को जो है अप्रूवल दिया गया अभी पीछे कुछ दिनों पहले। अब मैं सिर्फ अभी फोकस रखती हूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में, बिकॉज आप भी जान रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पहले स्टॉप किया गया, देन अगेन रिज्यूम किया गया, देन अगेन फिर स्टॉप किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा नहीं। आईसीएमआर में भी 3 गाइडलाइंस बदली गई। पहली गाइडलाइन लाई गई तो उसमें सभी को, चाहे वो हेल्थ केयर पर्सनल्स हो, पब्लिक पर्सनल्स हो, जो कि जैसे पुलिस वगैरह जो कि कोविड-19 सस्पेक्ट्स के साथ काम करते हैं, उन सभी को इसको यूज करने को बोला गया इवन विदाउट हैविंग देयर ईसीजी डन। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि पहले ईसीजी करवा के ईसीजी इज ओके, और या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको ना दिया जाए। ऐसा कुछ जो है गाइडलाइंस जो है कोई प्रिकॉशंस लेते हुए जो नहीं दी गई। फिर सेकेंड टाइम फिर गाइडलाइंस चेंज की गई। थर्ड टाइम अब जो है फिर दोबारा से गाइडलाइंस लाई गई और अब जो मेंशन किया गया है कि पहला ईसीजी कराकर जो है किया जाए। और हाल ही में आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, देखिए कोरोनिल, जिसका मुझे नहीं लगता कि इसमें श्वासारिवटी का कोई साइड इफेक्ट है, ना कि अणु तेल का ही कोई साइड इफेक्ट है, बिकॉज नेजल लिम्फोइड टिश्यूज को स्टिमुलेट करने में अणु तेल के द्वारा नस से जो है काम आ सकता है। और बहुत से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि नेजल लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा जो सीक्रेट होने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसके द्वारा जो है वो वहीं पे वार्ड ऑफ कर दिए जाते हैं और वो आगे नेजोफेरिंग्स में नहीं एंटर करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। तो आयुर्वेदा हैज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। आयुर्वेदा इज एविडेंस बेस्ड साइंस, ये ऐसे ही नहीं है। एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मैं बात करती हूँ। कोरोनिल को तो आपने कोरोना का मेडिसिन नहीं हो सकता ऐसे कह के बोला आपने, बट व्हाट अबाउट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन? मैं आपको एक न्यूज शेयर करती हूँ कि असम में एक डॉक्टर, गुवाहाटी के एक डॉक्टर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रिवेंटिव मेजर पे लिया, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर पे एसिम्प्टोमेटिक्स को भी देने को आईसीएमआर ने गाइडलाइंस में बोला है, इवन हेल्थ पर्सनल्स को भी, चाहे वो उनको सिम्टम हो ना हो, बट प्रिवेंटिव तौर पे प्रोफिलैक्सिस तौर पे लेने को बोला है। तो असम में एक डॉक्टर ने इसको लिया था और लेने के 2 डोज लेने के बाद ही उनको सीवियर कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज अपने दोस्तों को किया था कि इस मेडिसिन को लेने के बाद उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है। और ये न्यूज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। So, Assam doctor's death raises questions. You may see here. Guwahati, a senior anesthetist at a private hospital in Guwahati who was on hydroxychloroquine to protect COVID-19 infection, as are many other doctors elsewhere in the country, died of a heart attack here on Sunday afternoon after posting a message to a colleagues on a WhatsApp group saying he thought he was having some problems after taking the medicines. आपने देख लिया कि गुवाहाटी के डॉक्टर ने जो कि प्रिवेंटिव तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहा था, उसकी मृत्यु जो हार्ट अटैक के द्वारा हुई सून
कब हुई हार्ट अटैक के द्वारा? जब उसने एक मैसेज भी पोस्ट किया अपने कलीग को व्हाट्सएप ग्रुप में कि उसको प्रॉब्लम होने लगी है मेडिसिन लेने के बाद. There was, however, no way of knowing immediately whether his death was a direct consequence of using the drug. So this has been clear to you that one Uptaljit Burman, 44, who headed the anesthetics team at Pratiksha Hospital, had sent a message to colleagues in a WhatsApp group about half an hour after suffering the heart attack at home, saying, "SC use is not good as prophylaxis. Action taken to prevent disease is known as prophylaxis. Lots of issues. I think I'm having some problems after I took it." So this was the message sent by a doctor who was aged just 44 years old. So this is what has been stated by Times of India and many other newspapers as well. Guwahati के डॉक्टर की डेथ भी हुई थी. Now I'm going to take you over the revocation letter. 15 जून को एक रिवोकेशन लेटर इशू हुआ था फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूएस से, जिसमें उन्होंने बोला था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यूज की से कोई मोर्टेलिटी पे भी कोई अंतर नहीं आ रहा, हॉस्पिटल के लेंथ स्टे पे भी कोई अंतर नहीं आ रहा, इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स है वो कुछ प्रूवन नहीं है, वायरल शेडिंग वगैरह पे भी कुछ प्रूवन इफेक्ट्स हैं, बट इट्स साइड इफेक्ट्स जैसे कार्डियक इवेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोहीमोग्लोबिनीमिया, ये सब जो है प्रूवन जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं. तो इसलिए इसको जो है इसको बैन कर देना चाहिए है कोविड-19 के सॉलिडारिटी ट्रायल से. पहले मैं आपको फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वो लेटर आपको दिखाती हूँ. I will share my screen with you. So this is the letter. You may see here. US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 15 जून का लेटर है. मैं आपको डायरेक्ट नीचे ले जाती हूँ लास्ट पैराग्राफ में. इसमें पूरा उन्होंने स्टडी दे रखा है. Yes. So based on its review, the agency has determined the following. First, देखिए, the suggested dosing regimens for chloroquine and hydroxychloroquine as detailed in the fact sheets are unlikely to produce an antiviral effect. And you may read the last line. Recent data from a large randomized controlled trial showed no evidence of benefit for mortality or other outcomes such as hospital length of stay or need for mechanical ventilation of hydroxychloroquine treatment in hospitalized patients with COVID-19. मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज करने के बाद जो है ऐसा कोई भी डाटा हमें नहीं मिला जिससे कि ये पता चल सके कि इससे कुछ एविडेंस मिला हो कि इससे कोई बेनिफिट हुआ हो मृत्यु दर को कम करने में या हॉस्पिटल में स्टे करने की लेंथ को कम करने में या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड ना पड़े इस चीज को कम करने में कोई इससे मदद नहीं मिली है इसके यूज करने से. Therefore, based on totality of scientific evidence available, it is no longer reasonable to believe that chloroquine and hydroxychloroquine may be effective in treating COVID-19 for the authorized uses detailed in EUA 039. Further, in considering the known safety profile for both chloroquine and hydroxychloroquine and ongoing reports of serious cardiac adverse events in addition to several new reports of methemoglobinemia in COVID-19 patients, it is no longer reasonable to believe that the known and potential benefits of chloroquine and hydroxychloroquine outweigh the known and potential risks associated with the authorized use. तो आपने यहाँ पे देख लिया इसके जो इसमें से सीरियस कार्डियक इवेंट्स होते हैं, मेथेमोग्लोबिनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसी बहुत से सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. इसी वजह से FDA ने इसका यूज करने को मना किया. और
और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है कि एफडीए क्या बोलता है इसके बारे में। एक स्क्रीनशॉट और है, मैं आपको शेयर करती हूँ। I'm sharing the screen with you. You may see it here. Read the letters in block. Given the risk of dysarrhythmia, the Food and Drug Administration cautions against the use of chloroquine and hydroxychloroquine for the treatment of COVID-19 outside of the setting of a hospital for clinical trial. So, despite of the recommendations of Food, Drug and Administration, ICMR has continued the use of chloroquine and hydroxychloroquine. And that doctor who died in Guwahati, he was taking the lesser side doses on lower side only, but he died out of cardiac events. It's not safe for diabetics to use. It's not safe for those who have prolonged QT interval and who have other problems related to arrhythmia and all. So we cannot have one formula fit for all. One chloroquine and hydroxychloroquine का कोई proven benefit ही नहीं है, तो how is it being used as the cure for COVID? Okay. Now I want to take you over the tweets of World Health Organization. I'm sharing again my screen. Recent tweets. So on 27th of May, you can see here, the WHO has put a temporary halt on the solidarity trial of hydroxychloroquine. 27 मार्च को एक टेम्पररी रोक लगाई इन्होंने hydroxychloroquine के trial पे. The executive group for the solidarity trial has implemented a temporary pause of the trial of hydroxychloroquine as a treatment for COVID-19, while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Committee. तो आपने देखा 27 मार्च को इन्होंने जो है रोक लगाई थी, उसके बाद 2 जून को इन्होंने इसको फिर से रिज्यूम कर दिया इसके ट्रायल को, और फिर 18 जून को इन्होंने फिर रोक लगा दी। और मैं 18 जून वाले पे आपको ले जाती हूँ। देखिए 18 जून में क्या बोला। अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन टू यू। ये 18 जून का है। देखिए, द सॉलिडारिटी ट्रायल्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आर्म इज बीइंग स्टॉप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस showing it does not reduce mortality for hospitalized COVID-19 patients. तो आपने देखा इस क्यों रोक लगाई गई, क्योंकि ये पाया गया कि इससे मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आती है। साइड इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने नहीं बोला, जबकि एफडीए में मैंने आपको दिखा दिया कि कितने इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो अभी तक जो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? इन क्लिनिकल ट्रायल से जो लोगों को इंजरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? इस जो अनअप्रूव्ड ड्रग्स के जो कंपैशनेट यूज से लोगों को इंजरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? कोरोनल पे तो आपने इतना बड़ा हड़कंप मचा दिया। क्या था वो? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही था। मेडागास्कर में प्रेसिडेंट ने अपने यहाँ के ऑर्गेनिक क्योर्स को जो है प्रमोट किया एज अ क्योर फॉर कोविड। और लेकिन इंडिया में सोचो, मतलब भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद जो हिंदुत्व का होने का इतना नारा बुलंद करती है, और लोग भी उन्हें हिंदू के भाई सपोर्टर्स हैं ऐसा मान के लोग उन्हें वोट देते हैं। दिस इज माय ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी जो लोगों से बातचीत होती है उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। तो व्हाई डोंट दे मतलब अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा? क्यों उन्होंने गेट्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है? दिस इज द मेन थिंग।
बातें बहुत सी हैं जो मैं एक वीडियो में नहीं ले पाऊंगी, बट रोज आकर आपसे लूंगी। और जो भी नई कोवैक्सीन लॉन्च हुई है उसके बारे में मुझे बहुत सी बातें आप लोगों से करनी है, परंतु उससे पहले मैं आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेके आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ये जो सबसे पहले गाइडलाइंस 22 मार्च को जो जारी की गई थी वो गाइडलाइन आपको दिखानी है। देखिए, the advisory provides for placing the following high risk population under chemoprophylaxis with hydroxychloroquine: asymptomatic health workers involved in the care of suspected or confirmed cases of COVID-19 and asymptomatic household contacts of laboratory confirmed cases. You can see here. और ये 22 मार्च का है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ इन्होंने कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं किया है कि कोई ईसीजी होना चाहिए, कैसे क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देख लीजिए 22 मार्च का है। Please find it as the final recommendation of National Task Force of COVID-19 for the use of hydroxychloroquine as prophylaxis। यहाँ कहीं आप देख लीजिए, कहीं इन्होंने मेंशन तक नहीं कर रखा है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस के साथ इसको लेना चाहिए। डोजेस दे रखी हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन दे रखा है। चिल्ड्रन में अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज नहीं करना है यूज। और द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन विद नोन कॉज ऑफ रेटिनोपैथी, नोन हाइपरसेंसिटिविटी, लेकिन कुछ ईसीजी वगैरह से रिलेटेड इन्होंने कोई जिक्र इसमें नहीं किया है। और हाल ही में अभी कल परसों इन्होंने जो नई गाइडलाइन लाए हैं वहाँ ईसीजी का जिक्र किया है, इतने महीनों बाद, जब इसको लेके बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और जगह भी एक्सपर्ट्स के बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस होने लगे। अब मैं आपको जो उन्होंने नई गाइडलाइंस उसके बाद जो नई गाइडलाइन रिवाइज की थी मैं उस वहाँ ले चलती हूँ आपको। तो आपने ये पहली गाइडलाइन देखी जो 22 मार्च को आई थी। अब मैं आपको दूसरी गाइडलाइंस में ले चलती हूँ। रिवाइज्ड advisory. I will share the screen with you. So this is the advice, sorry, this is the revised advisory, and you may see here date is 22 मई 22/5/2020। वो मार्च का था, तो मार्च अप्रैल मई 22 मई का है। और इसमें आप ये देखिए सिर्फ इतना लिख रहा है, इसमें थोड़ा चेंज किया है, अंडर 15 इयर्स नहीं देना है, लेकिन अब आगे ऐड ये करा है, रेयरली द ड्रग कॉजेज कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स सच एज कार्डियोमायोपैथी एंड रिदम रेट डिसऑर्डर्स। रिदम मतलब हार्ट रेट डिसऑर्डर्स। इन दैट सिचुएशन द ड्रग नीड्स टू बी डिसकंटिन्यूड। मतलब अगर आपको ऐसे डिसऑर्डर्स होने लगे देन आप डिसकंटिन्यू करें, लेकिन तब भी ईसीजी कराने का कोई प्रावधान इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया कि पहले ईसीजी करवाएं और उसके बाद इसको यूज करें। देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सनल एसिम्टोमेटिक, जितने एसिम्टोमेटिक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ लैबोरेटरी कंफर्म केसेस, जो भी एसिम्टोमेटिक हैं मतलब जिनको सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन वो कंफर्म केसेस हैं कोविड-19 के, उनको भी जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया। जब हम सिम्टोमेटिक नहीं है देन व्हाई शुड वी गेट द ट्रीटमेंट। Now this second is all asymptomatic healthcare workers involved in containment, चाहे वो कोविड पॉजिटिव आए या ना आए बट उनको भी खाना है। सब फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है खाना है, पैरामिलिट्री पुलिस पर्सनल्स को ये खाना है एज प्रोफिलैक्सिस। और आप देख लीजिए कि इसका क्या इफेक्ट था, मैंने आपको एफडीए में ऑलरेडी दिखा दिया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस हियर कि कोरोना के मामले में इतना बवाल खड़ा कर दिया। It should not be used as a COVID cure. It should only be used as immunity booster. मुझे ये बताया जाए वेस्टर्न मेडिसिन को किस बेसिस पे यूज किया जा रहा है।
नेक्स्ट मैं लाइव सेशन लूँगी ऑन कोवैक्स। अगर मेरा यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक ना किया जाए तो मैं कोवैक्सीन जो नया लॉन्च हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, और भी बहुत सी बातें मुझे आपको बतानी है आप लोगों को। लेकिन आज का जो टॉपिक था मैंने इसी चीज़ पे सीमित किया था कि क्या वजह है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मिथ हो रहा है, गलतफहमी हो रही है कि अरे वाह अच्छी बात है, देखो आयुर्वेदा को जो है प्रचार मिल रहा है। नहीं, that would be treated as immunity booster, but that would not be treated as COVID treatment. अगर आप COVID treatment according to the government लेने को मना करेंगे, then you will be penalized for that. आपके पास choice of treatment नहीं है, तो इस पैंडेमिक के बहाने आपके बहुत से फंडामेंटल राइट्स को कर्व किया जा रहा है, जिसके लिए आप सबको जानना बहुत जरूरी है। और आज की मीटिंग में यही खत्म करती हूँ। एंड नेक्स्ट मीटिंग में मैं वैक्सीन्स के बारे में बताऊंगी। जो नई वैक्सीन अभी कोवैक्स ने लॉन्च की है, दैट इज इनएक्टिव वैक्सीन, और अभी आईसीएमआर ने उसको एक्सेलरेट करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया है, ये 15 अगस्त तक उसको जो है लॉन्च करना है। उससे रिलेटेड बहुत से फिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो डीएनए वैक्सीन है वो जो कैंडिडेट्स उसको भी लॉन्च करें उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और आज की वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।